So, hello everyone, welcome back to this channel once again. ये वीडियो कंटिन्यूएशन वीडियो है और ये पार्ट थर्ड है अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर के टॉपिक का सब टॉपिक एसी सर्किट्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर ट्रिपल ई एंड डबल ई ब्रांचेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख ले, इसी चैनल पे पड़ी है, ठीक है। तो उससे आज की वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ठीक। तो हमारा जो टॉपिक था वो था आपका सिंगल फेज एसी सर्किट्स, ठीक। तो उसमें से हम लोगों ने प्योरली रेजिस्टिव सीरीज सर्किट को कवर किया था। आज का जो टॉपिक है वो आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस सर्किट और प्योर वर्ड के बारे में आइडिया दिया था, लेकिन फिर भी एक डीप में दे देता हूँ। तो प्योर वर्ड कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस हो, उसके साथ और कुछ ना हो, तो उसी को हम लोग जनरली प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, ठीक। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मिनट, आई नीड टू चेंज द पेन, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडक्टेंस का सिंबल, ठीक है। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई, ठीक है। ये हो गया आपका वीएम। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी जाए, तो थोड़ा पेशेंस बना करके एक एक चीज़ को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आ गया आपका करंट। जैसे हम लोगों ने रेजिस्टिव सर्किट को ब्रेक डाउन किया था, उसी तरीके से इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इंडक्टेंस में एक फेनोमेना होता है, वो ये होता है कि वो कभी भी अपने से गुजरने वाले करंट को चेंज होने नहीं देता है। तो क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एसी पढ़ रहे हैं, तो चूँकि एसी का नेचर ही अल्टरनेटिंग होता है ना। तो अगर यदि अल्टरनेटिंग नेचर वाला चीज़ अगर यदि किसी भी इंडक्टेंस से होकर के जाएगा, तो वो ऑब्वियस बात है उस चीज़ को रेजिस्ट करेगा, और उस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए वो डेवलप कर लेगा एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। मतलब ये बेसिकली इंडक्शन फिनोमेना का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें होता क्या है कि वो जो इंडक्टेंस है वो अपने आप में एक इंडक्टेंस को सेटअप कर लेगा, ठीक। क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि करंट कभी भी किसी भी कंडक्टर से अगर यदि फ्लो होता है, करंट किसी भी कंडक्टर से अगर यदि फ्लो होता है, तो उसके आसपास में फ्लक्स डेवलप होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ वीडियो में, शायद हाँ डिस्कस किया हूँ, यस डिस्कस किया हूँ। तो उसके रेस्पेक्ट में आता है फ्लक्स, ठीक। तो अभी जो फ्लक्स है ये बदल रहा है, तो इसका मतलब इस फ्लक्स को बदलने से रोकने के लिए एक ईएमएफ को इंड्यूस कर लेता है, ठीक। तो अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब ये बेसिकली कह सकते हैं वो ये है आपका ईएमएफ या फिर वोल्टेज का इक्वेशन, जो कि इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई किया है इसके अक्रॉस ये वोल्टेज को, किया ना सप्लाई, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है वो दोनों सेम है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कोई और एलिमेंट तो है नहीं ना, ठीक है। कोई और एलिमेंट है नहीं, ठीक है। मैं इस चीज़ को मिटो देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे कहा जा सकता है, और चूँकि V इज इक्वल टू कह सकते हैं, और यहाँ पे ये जो साइन है ना माइनस का, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि वो उस चीज़ को अपोज करता है। माइनस साइन, नेगेटिव साइन shows opposition to what? Opposition to change
चेंज व्हाट, फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, इसको यहाँ पे मेंशन करना ज़्यादा बेहतर होगा। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। ठीक, तो ये बेसिकली इस चीज़ को शो कर रहा हूँ, पेन ये इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज अपोजिशन टू चेंज। ठीक, तो यहाँ से हम लोग v इज इक्वल टू कह सकते हैं, और नेगेटिव साइन बेसिकली वो बस डायरेक्शन को शो करने के लिए, उसका कोई और रेलिवेंस नहीं है। ठीक, तो उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कह सकते हैं ना। ठीक, तो अब यहाँ पे बात आता है कि हमको करंट का भी तो इक्वेशन डिराइव करना है ना, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज है, इंडक्टेंस है, ठीक है, क्या नहीं, करंट नहीं है। अब करंट नहीं है तो करंट जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग पावर को इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते ना। तो करंट का सारा इक्वेशन को डिराइव करना होगा, आरएमएस, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है, तो सिमिलरली पावर का भी 3 इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा, हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल डी आई के बराबर, यहाँ से इस इक्वेशन से कह सकते हैं ना। मतलब इस चीज़ को हम यहाँ पे ले आए और इस चीज़ को यहाँ पे ले आए। ठीक, क्योंकि वो करंट चाहिए ना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो डी आई है और डी टी है, ये बेसिकली वो स्मॉल करंट है जो कि बदल रहा है इंडक्टेंस से फ्लो होने के कारण। अब हमको अगर यदि सारा स्मॉल करंट, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का बात करें, अल्टरनेटिंग करंट का बात करें तो उसका मतलब ये है कि ये जो करंट है उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो हमको सारा करंट का सम आएगा ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इस साइड मिल जाएगा करंट, पूरा करंट। ठीक है, और इस साइड जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इधर ले आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना वी एम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट टोटल करंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अच्छा रहेगा यहाँ से। ठीक, ठीक, तो ये हो जाएगा वी एम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ओमेगा जो है एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा एल, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस टी। ठीक है, और चूंकि वहाँ पे टी के साथ में ओमेगा है तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, इसलिए ओमेगा नीचे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, और ये जो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, वी एम बाई ओमेगा एल। अब इस माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब इस कॉस ओमेगा टी को हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन एज कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इस माइनस साइन को यदि हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है, चेंज करता हूँ, वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ओ, लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया करंट का इक्वेशन। तो ये है आपका करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो करंट का जो इक्वेशन आया है ये आपका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन करंट का। ठीक है, अब
हमको यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है और आरएमएस वैल्यू भी निकालना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखना। अब अगर हम यदि कहें इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बारे में, ये जो इक्वेशन है पूरा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका तब हो सकता है जब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है ना। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तभी तो जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इक्वेशन का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, वी एम का जो पार्ट है, जो ओमेगा एल का पार्ट है, ये तो कांस्टेंट है। एल का वैल्यू कांस्टेंट, ओमेगा वैल्यू कांस्टेंट और वी एम का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल कौन है, सिर्फ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अब अगर यदि उसका वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आई एम, वो क्या हो जाएगा, वी एम बाई ओमेगा एल एट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को अगेन फिर से रीअरेंज करके लिख सकते हैं छोटे फॉर्म में, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एक अनदर इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों ही सही है अपनी जगह, ठीक है। ठीक, अब हमारे पास करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग आरएमएस वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसा हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए थे कि जो आरएमएस वैल्यू होगा आई आरएमएस, वो क्या होगा, वी आर एम एस बाय अच्छा यहाँ से एक और चीज़, हाँ एक मिनट ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा ओमेगा एल, आई इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एन, ठीक। तो वो क्या है, जैसे हम लोग के पास जो रेजिस्टिव सर्किट था उसमें क्या था, आई एम जो था वो क्या था, वी एम बाई आर था, याद आ रहा है ना, ठीक। तो ये जो वी एम बाई आर है, ये बेसिकली क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस, आर तो वही था ना जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। सिमिलरली इंडक्टिव सर्किट में जो उस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग जनरली इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और वो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो वो कुछ नहीं ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ हम लोग सीख सकते हैं कि जो एक्सेल है वो कुछ नहीं है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इस वाले इक्वेशन से वी एम बाय ओमेगा एल, तो ये जो ओमेगा एल है ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट हम लोग एक्सएल भी लिखते हैं, एक्सएल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, ठीक। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, आई एम बाई वी एम बाई एक्सएल लिख सकते हैं ना, ठीक। तो देखिए अगर ये वाला मैक्सिमम वैल्यू होगा तो इसका मतलब आरएमएस वैल्यू जो हो जाएगा आई आर एम एस, वो क्या ऐसा होगा, वी आर एम एस बाई एक्सएल, क्योंकि जब रेजिस्टिव सर्किट में आई आर एम एस और आई मैक्सिमम का वैल्यू का इक्वेशन का वैल्यू सेम था, तो इसका मतलब इसमें भी सेम ही होगा, है ना, डिराइव करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया आर एम एस वैल्यू का इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गया और आर एम एस वैल्यू भी आ गया, ठीक है। और चूँकि एवरेज वैल्यू का अगर हम लोग बात करेंगे, आई एवरेज जो है वो इसके लिए ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि किसी भी इंडक्टिव सर्किट में जितना पावर पॉजिटिव हाफ साइकिल में लिया जाता है उतना ही पावर पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में वो डिलीवर कर देते हैं, ठीक। तो इससे जो नेट पावर का जो बैलेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए एवरेज वैल्यू ओवर द फुल साइकिल वो आपका ज़ीरो होता है, ओवर फुल साइकिल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओवर फुल साइकिल। और अगर यदि हाफ साइकिल का बात करेंगे तो वही हो जाएगा 2im बाई पाई, सिंपल, 2im बाई पाई,
ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है करंट का इक्वेशन का, सॉरी इक्वेशन तो डेवलप हो गया, अब हमारा वेव फॉर्म का बात आता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है देखने वाला, देखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से। ये दिख जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, चलो ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई मस्त सा कलर मिले तब तो। ये वाला कलर, हाँ चलेगा। देखिए हमारे पास v का जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, और i का जो इक्वेशन आया वो ये आया ना, ठीक। तो इसमें अंतर किस चीज़ का है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो माइनस हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज के बाद आ रहा है, वोल्टेज के बाद ही ना आ रहा है। अगर देखें इसको, इस चीज़ को, वेव फॉर्म को देखते हैं, ठीक है, वेव फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। वेव फॉर्म, ठीक। तो देखिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। तो वोल्टेज का अगर जब वेव फॉर्म को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज का वेव फॉर्म तो जीरो से स्टार्ट होगा। ये हो गया आपका वोल्टेज का, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक। अब अगर यदि हम लोग करंट का करंट का चर्चा करें तो करंट देखिए आपका ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका पाई और ये हो गया आपका 2 पाई, ठीक है। तो जो करंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, पाई बाई 2 है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका पाई बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो जो करंट का जो इक्वेशन जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ जहाँ वोल्टेज जीरो होगा वहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा, वहाँ पे करंट का वैल्यू कुछ होगा, और जहाँ जहाँ करंट जीरो होगा वहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यदि यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ड्रॉ करने का प्रयास करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं वोल्टेज ऐसा है तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे है, और इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे फेज़र डायग्राम में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, वोल्टेज और करंट के बीच में ये रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत पावर के बारे में, ठीक है, पावर के बारे में। पेन का बैटरी ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी करना होगा। पावर अब अगर हम लोग पावर का बात करेंगे तो पावर हम लोग जानते हैं वोल्टेज इंटू करंट होता है, सीधा होता है ना। तो थोड़ा वेवफॉर्म से ही समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो वेवफॉर्म है इसको कॉपी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। कॉपी, अरे क्या हो गया, कॉपी की तो आया क्यों नहीं, ओह सॉरी, पेस्ट, या ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें से थोड़ा सा इस चीज़ को मिटा देते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट का, ठीक। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे तो उस टाइम पे अगर हम इसको नेगेटिव में मैप करना चाहें, नेगेटिव में मैप करने मतलब हम चाहते हैं कि करंट तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसको मैप कर दिया अपने मन से, इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा, ठीक। तो एक चीज़ देखना कि यहाँ से यहाँ पे करंट नेगेटिव है और वोल्टेज जो है पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक,
है ना। तो उस केस में जो एक मिनट, हमारे पास कुछ है क्या उस टाइप का शेप, सिम्बॉल्स एक्टिविटीज, सिम्बॉल्स नहीं, वैसा कुछ सिंबल है नहीं। चलो नहीं काम करेगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है वो आपका पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब पावर जो हो जाएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 0 से लेकर के पाई, मतलब यहाँ से सॉरी π/2 से पाई का बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब जो वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज वो जो पावर आएगा वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, कुछ ऐसा आएगा। ठीक, अब उसको थोड़ा सा और इस सेक्शन में देख लेते हैं। π/2 से लेकर के 3π/2 मतलब कि 180 से लेकर के 270 के बीच में। अगेन अब यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव है ना, वोल्टेज नेगेटिव है करंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगेन वो जो वेव आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। और वेव जो होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पावर दो चीज़ से मिल के बना है ना। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं 2π तक, ये होगा 2π हो गया। 2π तक का बात करेंगे तो देखिए जो पावर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। तो ये हो गया आपका पावर का ग्राफ, ये पावर का ग्राफ आ गया, पावर। ठीक है, तो पावर का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पावर नेगेटिव है, पावर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, वो करंट के टोटली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये आ गया पावर का वेव। अब पावर का इक्वेशन जो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो पी इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हमको मिल के आ जाएगा माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस π/2 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यदि हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, वी एम आई एम बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या, माइनस वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, ये आ गया ना पावर का इक्वेशन, क्योंकि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो इस चीज़ से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जो पावर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका दोगुना है। पावर का फ्रीक्वेंसी जो है, पावर का जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रहा है ना, फ्रीक्वेंसी दोगुना है करंट और वोल्टेज से, जबकि ऐसा होता भी है। ठीक है, और इस केस में एवरेज पावर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 ही होगा, एवरेज पावर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, है ना। और चूँकि इसका एवरेज वैल्यू जो है, इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज पावर का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, एवरेज पावर का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये आ गया पूरा टॉपिक इस का डिस्कशन। ठीक, तो जहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, पावर के प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग वोल्टेज के बारे में देखें, करंट का इक्वेशन डिराइव किए, करंट का एवरेज इक्वेशन, आरएमएस इक्वेशन। ठीक है, फिर उसका वेव फॉर्म देखें, और वेव फॉर्म से हम लोग डिसाइड किया कि जो वोल्टेज है वो करंट है वो आपका आगे पीछे मतलब कितना दूर हो, मतलब उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। ठीक, अब उसी के बेसिस पे हम लोग फिर पावर का इक्वेशन डिराइव किए। तो पावर का हमारे पास इंस्टेंट, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, पावर का, और ये एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगा। और आरएमएस
कभी हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आर एम एस का वैल्यू सेम ही होगा, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग आर एम एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखिए, या आर एम एस से बोले तो आर एम एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब आर एम एस वैल्यू भी आ गया और एवरेज भी आ गया और इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया। इस चीज़ को हमको डिराइव करना था। ठीक, लेकिन इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इसका वेव फॉर्म डिस्कस किया था। ठीक है, तो यही इस टॉपिक का एंड, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर यदि समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।